जय हिंद साथियों, आप सभी को अपने इस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सब शशि शरण सर के द्वारा लिखित एनसीईआरटी 360 डिग्री बुक को विस्तृत से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से इतिहास क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 तक पूरा हो चुका है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 यानी कि अध्याय 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के सभी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और उसका जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है। आज से 3000 वर्ष पहले लोग किस प्रक्रिया के द्वारा राजा बनते थे? ठीक है, तो किस प्रक्रिया के द्वारा? यज्ञ करके, यानी कि यज्ञ करके, यज्ञ में जो शक्तिशाली रहते थे राजा वही बनते थे। यज्ञ अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे और फिर उसमें एक घोड़ा छोड़ दिए जाते थे और फिर उसके बाद उसमें से जो भी उस घोड़ा को पकड़ते थे तो उससे लड़ाई करना पड़ता था। तो लगभग 50, इसका डिस्कस देख लेते हैं। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, इधर हम लोग। लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ठीक है, जो अधिक मतलब यज्ञ कराते थे वही राजा बनते थे। और यज्ञ भी कौन सा? अश्वमेध यज्ञ। तो यह अभी आगे पढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का इसमें चयन करने के लिए बोल रहे हैं। तो असत्य कथन जो है 1 नंबर में जो है, अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था और किसी दूसरे राजा ने रोका तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करनी पड़ती थी। तो ये सत्य है, ये नियम सही है, यही करना होता था। दूसरे नंबर में, अश्वमेध करने वाला राजा बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो ये भी सही है। ठीक है, बहुत ही अश्वमेध कराने वाले राजा बहुत शक्तिशाली होते थे। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? असत्य कथन का चयन करें। तो ये दोनों सही हैं। अश्वमेध कराने वाले राजा बहुत ही शक्तिशाली मन जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो यह भी सत्य है, यानी कि दोनों सत्य हैं। यहाँ असत्य पूछ रहा है, यहाँ होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, डी। ठीक है, डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसके पहले डिस्कशन देख लेते हैं। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के द्वारा प्रतिष्ठित हो गए। ये सही है। अश्वमेध यज्ञ, कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखभाल में स्वतंत्र विचरण मतलब घूमना, इधर उधर छोड़ दिया जाता था, लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, यही नियम था पहले के समय में। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे, यानी कि जो अश्वमेध यज्ञ करा रहे हैं और जिसको जिसको वो आमंत्रित किए हैं, वो सब आमंत्रित किया हुआ जो राजा हैं वो सभी कुछ ना कुछ उपहार लाते थे। तो किसके लिए? जो यज्ञ करा रहे हैं राजा, उसके लिए। ठीक है, निम्न में से क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से युद्ध क्षेत्र में राजा के सहचर कौन होता था? कौन होता था? उसका सारथी यूं होता था, सहचर। ए। डिस्कस, इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंह सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष
आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा सारथी ही उसका सहचर होता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। पहला नंबर, यज्ञ के अवसर पर राजा के सारथी राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करते थे। ठीक है, ये इसीलिए उसको सहचर कहा जाता था। सहचर मतलब उसका गुणगान गाना। बाद में जब युद्ध खत्म हो जाता था उसके बाद फिर उसका गुणगान बताना कि कैसे कैसे युद्ध किए राजा। तो वही बोला कि यज्ञ के अवसर पर, जब यज्ञ होता था उसके अवसर पर राजा का जो सारथी है, लड़ाई का जो युद्ध जो हुआ उस समय का, उसका गुणगान किए जाते थे। दूसरा, वैश्य और शूद्र जिन्हें पुरोहित, ये सही है, इसमें बोल रहा है सही कथन, तो यह सही है। और दूसरे कथन में क्या है, वैश्य और शूद्र जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें भी अनुष्ठान में शामिल किया जाता था। ठीक है, यहाँ बोल रहा है वैश्य और शूद्र। वैश्य को तो अनुष्ठान में शामिल किया जाता था, लेकिन शूद्र को नहीं किया जाते थे, तो ये तो गलत हो गया। तो इसमें बोल रहा है सही कथन चुनने के लिए, तो कथन क्या, ए सही होगा, तो ऑप्शन ए है। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का, राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था, ये पढ़ लिए। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा गुणों का गान करता था, सही है। राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे, मतलब पूजा पाठ उसका जो सामग्री है वो चीज़ करना, जो नियम होगा उसका वो चीज़ करना होता था उसके साथ साथ, राजा के साथ साथ। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, ठीक है, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है, वैश्य को तो अनुष्ठान में शामिल होने के लिए कहते थे, लेकिन पुरोहित को नहीं दिया जाता था अनुष्ठान में शामिल। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित को मिलान करें। ब्राह्मण क्या करते थे, यज्ञ, ब्राह्मण का कार्य यज्ञ करना होता था। क्षत्रिय को युद्ध करना होता था। और फिर वैश्य को क्या, तीनों वर्गों के लिए सेवा करना होता था वैश्य को। और शूद्र मतलब सॉरी, ये जो हो जाएगा ये वैश्य का जो हो जाएगा, वैश्य का हो जाएगा खेती करना होगा, वैश्य का खेती करना। और शूद्र जो होता है तीनों वर्गों का सेवा करना होता था। किसका, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का और वैश्य का, ये तीनों वर्गों का सेवा करने का कार्य किसको होता था, शूद्र को होता था। तो ये हो गया। ठीक है, तो एक का तीन, बी का ए, तो इसमें से इसका जो दिया गया ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, ए का तीन इसमें दिया है। ठीक है, और बी का एक किसमें दिया है, ए का 4 इसमें दिया है, तो ये नहीं होगा। और फिर बी का 1 दिया है, तो ये भी नहीं होगा। और फिर बी का 4, तो ये भी नहीं होगा। बी का 1 ये होगा। ए का 3, बी का 1 और सी का 2 और डी का 4। ठीक है, ये होगा ऑप्शन सी। चलिए इसका जो है डिस्कशन वो भी देख लेते हैं। वर्ण, उस समय 4 सामाजिक वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ये बताया है, ब्राह्मण जो है मुख्य का होता है, मुख्य का अंकित क्या हुआ है। और फिर क्षत्रिय भुजा का है, और वैश्य जांग का है, और शूद्र जांग के नीचे का जो पैर है उसका है। ठीक है, ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ कराना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों का काम खेती, पशुपालन, व्यापार थे। और शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। ठीक है, ये भी पढ़ लिया। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 6 का, निम्नलिखित में से जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जन की बसने की जगह। ठीक है, जनपद कहते हैं जगह को ही जनपद, मगध जनपद, उज्जैन जनपद, ठीक है, अंग जनपद, तो ये सब क्या हुआ, जनपद हुआ। फिर इसका डिस्कशन, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे।
जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह को जनपद कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से जनपद के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। असत्य कथन बोल रहा है, तो कथन 1 में कह रहा है कि यह लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को भी पालते थे। तो ये सत्य है, ये लोग क्या करते थे, झोपड़ी में रहते थे और मवेशी को भी और जानवर को भी पालतू बना करके रखा रहता था। ये सत्य है। लोग चावल, गेहूं, धान, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। तो ये भी सत्य है। इसमें क्या बोल रहा है, सत्य या असत्य, इसमें गलत कथन असत्य बोल रहा है, तो ये भी सत्य है। अब फिर 3 नंबर में, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनते थे, इसमें कुछ धूसर और कुछ काले रंग के होते थे। तो ये गलत है। देख लीजिए इसका पुरातत्व डिस्कशन है यहाँ से यहाँ तक का, ये भी देख लीजिए। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा, इनमें से प्रमुख खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा जानवरों को पालते थे। सही है। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ये भी ठीक है। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। ठीक है, मिट्टी का भी बर्तन बनाते थे, ठीक है, मिट्टी का भी बर्तन बनाते थे, इनमें से क्या, धूसर और लाल रंग के होते थे। ठीक है, लाल रंग का होता था, लेकिन यहाँ पर क्या, मिट्टी, ये ऑप्शन जो 3 दिया है, यहाँ मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, लेकिन यहाँ क्या दिया है, धूसर और कुछ काले रंग दे दिया, यहाँ काले रंग, जो कि लाल रंग होता था, इसलिए गलत हो गया। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में माना जाता है, जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है। इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों का रूप है। ठीक है, इसमें जो दिया गया है, इसमें धूसर जो बनाया गया है, उसमें चित्र भी बनाया गया है और ज्यामिति के रूप में बनाया गया है। महाजनपद का उदय कब हुआ था, तो अभी पढ़े 2500 साल पहले इसका हुआ था। इसमें तो यहाँ डिस्कशन में देख लेंगे महाजनपद का उदय किसमें हुआ है, 25 साल, इस डिस्कशन में करीब 25 साल वर्ष पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ जनपदों की दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की राजधानी होती थी, एक राजधानी होती थी, कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी, ताकि कोई दुश्मन क्या हमला करे तो वहां से रोकने का ये सहायता मिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में, महाजनपद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, महाजन के पद संदर्भ में। इस काल, ऑप्शन ये कथन 1, इस काल में लकड़ी के हल की जगह लोहे की हल बनने के लिए, जिससे जमीन को भी आसानी से जोता जाना लगा। ठीक है, तो ये सही है, क्योंकि इस काल में ही लकड़ी हल के जगह फाल जो लगाया जाता था, वो लोहे का फाल लगाया जाता था। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, महाजनपद के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न होकर अब नियमित रूप से क्या करने लगे थे, कर वसूलने लगे थे। तो ये भी सत्य है। तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं, तो ऑप्शन सी में आ जाएगा। इसका डिस्कशन, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। ठीक है, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब लाए गए उपहारों पर निर्भर न रह करके अब क्या नियमित रूप से कर वसूलने लगे। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। मतलब कठोर से कठोर क्या मिट्टी को वो जोत सकते थे।
इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों को रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने की बजाय धान की पौधा तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। ठीक है, पहले जो था ना, धान का सिर्फ ऐसे धान बीज छिड़क देता था और उसी से जो होता था धान, बस उतना ही। लेकिन अब पहले धान छिड़कता था एक जगह, और उसके बाद उसका जो पौधा होता था, बीज बिहन होता था, वो बिहन को फिर उखाड़ कर फिर रोपने लगा। अभी भी वैसे करते हैं। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से मगध महाजनपद शक्तिशाली जनपद होने का कारण क्या है? ठीक है, क्या कारण था? पहला में क्या है? मगध से सोन जैसे नदियां बहती हैं, जो यातायात, जल वितरण और जमीन के उपजाऊ बनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ये सत्य है, क्योंकि सोन नदी था, गंगा नदी था, जिसके कारण वो वहाँ पर ये आने जाने का, आवाजाही का भी सही, क्योंकि पहले नाव का वो ज़्यादा चलन था, और फिर नदी के किनारे जितना भी खेत थे वो उपजाऊ थे, जिसके कारण वहाँ पर क्या अधिक से अधिक कृषि का होने लगा था। 2 नंबर में, मगध के 2 शक्तिशाली राजा बिंबिसार और अजातशत्रु अन्य जनपदों को जीतकर क्षेत्र विस्तार किया। ये भी सत्य है, ये दोनों जीत करके और भी क्षेत्र विस्तार किया, उसमें बढ़ाया गया। 3 नंबर, मगध की आधुनिक राजधानी राजगिरी को बनाया गया नहीं। मगध का आधुनिक राजधानी राजगिर को नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये गलत है, और ये 1 और 2 में ए में। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। मानचित्र 4 पृष्ठ 45 में मगध ढूंढो। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों में भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित मगध में 2 बहुशक्ति प्रशिक्षित किसके लिए किया था? लड़ाई के लिए, कि लड़ाई में हाथी का और घोड़ा का यूज होता था ना, इसलिए हाथियों को भी प्रशिक्षित करके वो लड़ाई में शामिल करते थे। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगिरी, आधुनिक अभी राजगीर कहते हैं, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। पहले राजधानी क्या था? राजगीर, लेकिन अभी के समय में क्या है? पटना। बाद में पाटलिपुत्र, आज का जो पटना है, को राजधानी बनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, अजातशत्रु एक शक्तिशाली राजा था। कहाँ का था? मगध का। ऑप्शन सी। मगध में 2 शक्तिशाली अभी पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सिकंदर कहाँ का राजा था? सिकंदर मेसोपोटामिया का राजा था। 2300 साल से पहले की बात है। मेसोपोटामिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। ठीक है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? कब? 2500 साल पहले आक्रमण किया था। डिस्कशन इसका पढ़ लेते हैं। 2300 साल पहले की बात है। मैसिडोनिया, सॉरी ये 2300 है, 2500 दे दिए हैं, ये 2500 नहीं था, ये 2300 है। ये 2300 पहले क्या किया था? आक्रमण किया था भारत पर। तो 23 साल से पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात पर भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, इसलिए वो डर गए थे हमला करने में।
सिकंदर मिस्र और पश्चिमी एशिया के राज्यों को जीतते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में किस नदी के किनारे पहुंचा? किस नदी के किनारे? ब्यास नदी के किनारे पहुंचा था। 2300 साल पहले की बात है। मैसेडोनिया राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वे मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। तब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाही ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत था कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है। निम्न में से वज्जी संघ का राजधानी कहाँ थी? ठीक है, वज्जी संघ का जो राजधानी थी वो वैशाली थी। ऑप्शन बी। अब इसका 15 का डिस्कशन, सॉरी यहाँ, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासक व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वज्जी संघ के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो क्या कह रहा है इसमें? इसकी राजधानी वैशाली थी। सही है, ये वज्जी की राजधानी वैशाली थी। दोनों विश्व की एकमात्र संघ जहां गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, ये भी सही थे। सभी मिल करके समूह बना करके क्या करते थे? कार्य करते थे, कुछ भी काम। फिर इसमें 3 नंबर में इस संघ के सभाओं में स्त्री, दास और कामगार भी इन सभा में भाग लेते थे। नहीं, ये गलत है। स्त्री, दास और कामगार ये सब सभा में भाग नहीं लेते थे। फिर उसका जो गुड़ था, संघ था, वही भाग लेते थे, और पुरुष ही। 4 नंबर में वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। ये सत्य है, दीघ निकाय के से लिया गया है। तो 1 भी सही है, 2 भी सही है, 4 भी सही है। ऑप्शन सी। अब इसका डिस्कशन, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य, ठीक है, उसके नज़दीक वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म का शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं। गण या संघ कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों, यानी कि जितना भी संघ में लोग था, व्यक्ति था, वो सभी अलग अलग कहेंगे तो उसको राजा ही कहेंगे। यानी कि राजा ही वो संघ में मतलब कि मौजूद रहते थे। अनुष्ठानों के एक साथ संपन्न करते थे। कुछ भी कार्य करना होता था तो एक साथ सभी मिल करके क्या करते थे? उसका संपन्न करते थे, समापन करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कामगार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ठीक है। वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। यह वर्णन कहाँ से लिया गया है? दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिया गया था, जिसमें कहा था कि भगवान बुद्ध ने कि जब तक आप लोग संघ में रहेंगे, एकजुट होकर के रहेंगे, तब तक कोई भी यहाँ पर हमला करेंगे तो कोई भी आपका राज्य का क्या करे? जीत नहीं पाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17, अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण करने से पहले किस मंत्री को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा था? किसको भेजा था? उदयन नहीं, वस्त्रकार को भेजा था। ठीक है। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करने चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्त्रकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें से सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? तो वही इसीलिए सिपाही कहे कि हाँ होते हैं। तभी वो कहे कि जब तक आप लोग सब एकजुट में हैं, जब तक आपका सभाएं चलती हैं, तब तक आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो ये अध्याय 5 का पूरा अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, आज इतना ही।